Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning, all of you. इशिता कलाल, अस्मिता भावर, लता, पूजा कुमावत, पिंकी चौधरी, ज्योति सेन, अनुष्का गौतम, संध्या मीना, तनुप्रिया, सृष्टि गोयल, नीतू, कोमल वर्मा, आरती चौधरी, रितिका अटल। याद है आप? अपेक्षा था, भूल भी आ गई। अपेक्षा, प्रतिभा, अपेक्षा, निकिता चौधरी, निकिता अंजना, निकिता चौधरी, आज आपसे बात करेंगे। साइकस की बात चल रही थी। साइकस की आंतरिक संरचना, एनाटॉमी ऑफ द साइकस, अबाउट द आंतरिक संरचना, एनाटॉमी ऑफ द साइकस। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बताया था साइकस में दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, नॉर्मल टैप रूट व कॉरेलॉइड रूट, सामान्य मूसला जड़ व प्रभालाभ जड़। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे नॉर्मल रूट की, सामान्य मूल की, नॉर्मल रूट की संरचना। मतलब सामान्य मूल के अनुप्रस्थ काट में आंतरिक ऊतक कुछ निम्न भागों में बटे हुए रहते हैं। कौन कौन से में? एक तो बेटा है एपिफ्लेमा, एक है एपिफ्लेमा, दूसरा है कॉर्टेक्स, एपिफ्लेमा, कॉर्टेक्स, रंभ, स्टील, पित्त और सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। तो एक स्लाइड मैं शेयर करूंगी आपके साथ, स्लाइड देखना आप। अभी इसमें मैं आपको एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ। तो डायग्राम भी दिखेगा आपको, ठीक है? देखो, इसकी ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा रही हूँ वो है साइकस के सामान्य मूल। किसकी है? साइकस की सामान्य मूल का अनुप्रस्थ काट। ये दिख रहा है आपको डायग्राम? क्लियर हो रहा होगा शेयर स्क्रीन में। और ये है कोशिकीय चित्र, मतलब सेलुलर डायग्राम ऑफ द साइकस कोरेलॉइड रूट, ऑफ द साइकस कोरेलॉइड रूट। पहला है सामान्य चित्र, आपको जो बताया सामान्य वाला आगे चला गया बेटा, आगे वाले डायग्राम में है, ठीक है? ये तो प्रभालाभ जड़ है, ये वाला जो दिखाया है ये वाला है प्रभालाभ जड़ का, ठीक है? तो अपन देखते हैं, जब नॉर्मल रूट का अध्ययन करते हैं तो नॉर्मल रूट का अध्ययन करने पर आपको क्या क्या दिखाई देते हैं, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। तो सामान्य मूल के अनुप्रस्थ काट में आंतरिक ऊतक निम्न भागों में बटे रहते हैं। पहला है मूलीय त्वचा, एपिब्लेमा। तो यह सबसे बाहरी पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से बनी एक परत होती है जिस पर मूल रोम उपस्थित होते हैं। कॉर्टेक्स की बात करते हैं अब, तो मूलीय त्वचा के नीचे मृदुकीय कोशिकाओं से बना मूल का अधिकतम क्षेत्र बलकुट बनाता है। इस बहुस्तरीय क्षेत्र में स्टार्च, टैनिन तथा म्यूसिलेज कैनाल्स नलिकाएं भी मिलती हैं। क्या क्या मिलती है? म्यूसिलेज कैनाल्स भी मिलती हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? साइकस के सामान्य जड़ की, साइकस के नॉर्मल टैप रूट की। अब देखना कॉर्टेक्स की, ये वाला
कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की परत एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस का निर्माण करती है और इसकी कोशिकाओं में कैस्पेरियन पट्टिकाएं, कैस्पेरियन बैंड्स भी मिलती है। तो क्या बता रहे हैं? द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स constitutes the endodermis। बलकुट की कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की परत एंडोडर्मिस का निर्माण करती है और इसकी कोशिकाओं में, एंडोडर्मिस की सेल्स में कैस्पेरियन बैंड्स, कैस्पेरियन पट्टिकाएं भी मिलती है। अब रंध्र की बात करते हैं तो मृदूत की कोशिकाओं पेरेन्काइमा द्वारा निर्मित बाहर की ओर बहुस्तरीय पेरिसाइकिल उपस्थित रहता है। संवहन पूल डायर्क प्रकार के होते हैं, द्विआदिदारुक प्रकार के होते हैं और संवहन पूल अरिये तथा जाइलम बहिर आदिदारुक एग्जार्च होते हैं। तो जाइलम वाहिका रहित होता है। प्रोटोजाइलम की वाहिनिका सर्पिलाकार स्थूलन स्पाइरल थिकनिंग्स युक्त एवं मेटाजाइलम में सोपानवत स्थूलन स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग्स तथा परिवेशित गर्त मिलते हैं। फ्लोएम में मृदुतक तथा चालनी नलिकाएं उपस्थित रहती हैं। इनमें सह कोशिकाओं का अभाव होता है। इनमें सह कोशिकाओं का अभाव होता है। तो जब अपन इंग्लिश में स्टडी करते हैं अबाउट द नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, देन अपन क्या देखते हैं? When we study in English about the primary root of cycas, means there is a single layered epidermis. Then we study about the normal taproot of cycas or the primary root of cycas. We see there is a single layered epidermis or exodermis, or there is a single layered epiblema. Root में क्या कहते हैं बेटा? Epiblema, and surrounding a large thin walled parenchymatous cortex. मतलब there is a single layered epiblema and there is a thin walled parenchymatous cortex, and the cortex is delimited by single layered endodermis, and this endodermis consists of four-sided slightly longitudinally elongated cells, and next to the endodermis is the single layered pericycle. It forms the outer layer of the stele and which is tetrarch. Stele is tetrarch but diarch in younger parts. There is pith in the center. In the center of the root, pith is found and the xylem bundles are exarch with protoxylem towards the outside and metaxylem towards the center. मतलब metaxylem is found facing towards the center and protoxylem is found towards the periphery, or protoxylem is found towards the outside. The phloem bundles are equal in number and alternate with protoxylem elements. So this is the structure of the cycas normal root, and the mature normal root shows secondary growth which starts by the formation of cambium strip inner to the primary phloem strands. तो इस प्रकार एक स्लाइड वही वाली मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, ठीक है। अभी मैंने बताया था पित्त के बारे में और बात करते हैं। पित्त मज्जा कैसी होती है? नॉर्मल रूट में मज्जा अत्यल्प विकसित अथवा अनुपस्थित होती है। मज्जा कैसी है? अत्यल्प विकसित अथवा अनुपस्थित होती है। फिर अपन बात करते हैं तृतीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। तो साइकस की सामान्य युवा मूल में सेकेंडरी ग्रोथ द्विबीजपत्री मूल के समान होती है। तृतीयक वृद्धि के कारण, सेकेंडरी ग्रोथ के कारण आंतरिक कोशिकाओं में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो जाइलम तथा फ्लोएम के एकांतरित पूलों के बीच में स्थित मृदुतक सक्रिय होकर एधा का कार्य करती है। एधा का कार्य करती है। ये द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम बनाती है। तो द्वितीयक जाइलम अंदर की तरफ तथा द्वितीयक फ्लोएम बाहर की ओर से बनता है।
तो द्वितीयक पुल संयुक्त तथा समपार्श्विक होते हैं। बलकुट के बाहर कॉर्क कैम्बियम बनता है, जो बाहर की ओर कॉर्क कोशिकाएं तथा अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाते हैं। तो अपन क्या देखते हैं, साइकस की मूल में जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो कैसी होती है कि जाइलम व फ्लोएम के बीच में क्या होता है, कैम्बियम पाई जाती है। जाइलम तथा फ्लोएम के एकांतरित पुलों के बीच में स्थित मृदुतक सक्रिय होकर कैम्बियम का कार्य करती है। और कैम्बियम क्या करती है बेटा, सेकेंडरी जाइलम व सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। तो सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनता है, वह सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की ओर बनता है। इसी प्रकार जो सेकेंडरी कॉर्क कैम्बियम है वो क्या किससे बनती है, कॉर्क कैम्बियम बाहर की ओर तो कॉर्क सेल्स का निर्माण करता है तथा अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। अब अपन देखते हैं कोरेलॉइड रूट का डायग्राम। तो ये देखो आप, ऊपर वाला मैं दिखाती हूँ, ये वाला है कोरेलॉइड रूट का डायग्राम, कोशिकीय चित्र। ये लार्ज भी और कर देते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ कोरेलॉइड रूट। ये आपको दिखा रही हूँ मैं, कोरेलॉइड रूट का डायग्राम है। तो कोरेलॉइड रूट को क्या कहते हैं, प्रबलाभ मूल कहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें कोरेलॉइड रूट में क्या पाया जाता है, बाहर की आंतरिक संरचना की दृष्टि से कोरेलॉइड रूट की संरचना सामान्य मूल की तरह होती है, परंतु निम्न बातों के आधार पर भिन्नता मिलती है। कोरेलॉइड रूट में द्वितीयक वृद्धि सामान्य मूल की तुलना में बहुत ही कम होती है या अनुपस्थित होती है, अतः सेकेंडरी टिश्यू बहुत कम विकसित होते हैं। बलकुट कोरेलॉइड रूट में कॉर्टेक्स 3 क्षेत्रों में बटा होता है। डायग्राम में देख रहे हो, कोरेलॉइड रूट में कॉर्टेक्स 3 क्षेत्रों में बटा होता है। कौन कौन से हैं, देखो एरो घुमा रही हूँ, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स एंड मिडिल कॉर्टेक्स। मतलब इन द कोरेलॉइड रूट द कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड द इनर कॉर्टेक्स। तो अब बात करते हैं बाहरी बलकुट की। तो बाहरी बलकुट की मतलब आउटर कॉर्टेक्स की, यह बहुकोणीय पॉलीगोनल मृदुतकीय कोशिकाओं का बना बहुस्तरीय क्षेत्र है, जिसमें टेनिन कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब ये देख रहे हो आप, आउटर कॉर्टेक्स किसका बना हुआ होता है, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। और इस आउटर कॉर्टेक्स में क्या मिलती हैं, टेनिन सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, टेनिन सेल्स पाई जाती हैं। इसी प्रकार अब देखो ये डायग्राम है, इसमें मार्क किया हुआ है मिडिल कॉर्टेक्स। मिडिल कॉर्टेक्स मतलब मध्य बलकुट। तो इस क्षेत्र की कोशिकाएं लंबी होती है। जो मिडिल कॉर्टेक्स है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी है बेटा, लंबी होती हैं, जो एक स्तर का निर्माण करती हैं। इनमें मतलब मिडिल कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे एनेबिना साइकेडी तथा नोस्टॉक पंक्टिफॉर्मी, ऑसिलेटोरिया स्पीसीज नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु जैसे स्यूडोमोनास, एजोटोबैक्टर तथा कुछ कवक भी मिलते हैं। नीलहरित शैवाल की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र का नाम एल्गल जोन पड़ा है। मतलब मिडिल कॉर्टेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गल जोन because in the cells of the middle cortex, blue-green algae, some bacteria and fungi are found, and the blue-green algae which are found in the cells of the middle cortex are Anabaena, Nostoc, Punctiforme, and the bacteria which are found are the Pseudomonas, Azotobacter. इसी प्रकार है बेटा इनर कॉर्टेक्स। तो डायग्राम में देख रहे हो आप, इनर कॉर्टेक्स मतलब आंतरिक बलकुट। तो इसकी कोशिकाएं भारी बलकुट के समान ही होती हैं। इसकी कोशिकाएं मतलब इनर कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं आउटर कॉर्टेक्स के समान ही होती हैं।
जिनमें बहुस्तरीय टेनिन युक्त कोशिकाएं मिलती हैं। इसकी सेल्स में भी टेनिन पाया जाता है। तो ये आप देख रहे हो साइकस की प्रावालाभ मूल का सेल्यूलर डायग्राम। तो प्रावालाभ मूल में रंभ मतलब स्टील, द्विआदिदारुक अथवा त्रिआदिदारुक होता है, डायार्क और ट्रायार्क होता है, जो बाहर की ओर एंडोडर्मिस व परिरंभ से पेरिसाइकिल से घिरा रहता है। सेकेंडरी ग्रोथ रंभ के बाहरी क्षेत्र में होती है जहां कॉर्क बनता है। तो ये डायग्राम किसका था? साइकस की कोरेलॉइड रूट का। कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस मतलब as you see the structure of the structure of the coreloid root is similar to the primary root, but in the coreloid root cortex is differentiated into three distinct regions: outer cortex जैसे कि डायग्राम में देखा, middle cortex and the inner cortex. So outer cortex is made up of compact polygonal cells which are parenchymatous, and the inner cortex is also made up of thin-walled parenchymatous cells, and middle cortex is also called as the algal zone. Why? Because the algal zone consists of a single layer of loosely connected thin-walled and radially elongated cells, and in the algal zone, blue-green algae like Anabaena, Cycadea, Nostoc punctiforme, and Oscillatoria species occur which live symbiotically. अब अपन यंग स्टेम क्या अध्ययन करते हैं? यंग स्टेम ऑफ साइकस। व्हाट इज द यंग स्टेम ऑफ साइकस का अध्ययन करेंगे। तो क्या देखेंगे अपन? साइकस का युवा तना, ये देख रहे हो डायग्राम है, तरुण स्तंभ, साइकस के तरुण स्तंभ की अनुप्रस्थ काट। तो अपन अध्ययन करते हैं युवा तना। तो आपाती पर्ण आधारों, आर्मर ऑफ परसिस्टेंट लीफ बेसिस, ये देख रहे हो आप, ये है आपाती पर्ण आधारों के कारण अनुप्रस्थ काट में तना लहरदार दिखाई देता है, वेवी दिखाई देता है। ये देख रहे हो साइकस का तना कैसा दिखाई दे रहा है? लहरदार, वेवी दिखाई देता है। और साइकस का युवा तना यंग स्टेम 3 भागों, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, वल्कुट, कॉर्टेक्स तथा संवहनी सिलेंडर में बटा रहता है। तो साइकस का जो युवा तना है वो किसमें बटा रहता है? एक तो होता है बेटा एपिडर्मिस, दूसरा कॉर्टेक्स, तीसरा आ जाएगा आपका स्टील, या तीसरा आ जाएगा आपका वेस्क्यूलर बंडल। तो सबसे पहले बता रही हूँ एपिडर्मिस मतलब साइकस के युवा तने का जब अनुप्रस्थ काट ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो एपिडर्मिस कैसी होती है? एपिडर्मिस अस्पष्ट होती है, और एपिडर्मिस पर्ण आधारों की उपस्थिति के कारण यह भाग अल्पजीवी तथा असतत रहता है, असतत रहता है। अब है कॉर्टेक्स, यह मतलब कॉर्टेक्स बहुस्तरीय मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है तथा यह तने का अधिकांश भाग घेरता है। मतलब कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ parenchymatous cells. Cortex is made up of parenchymatous cells. तो वल्कुट कॉर्टेक्स बहुस्तरीय मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। इस क्षेत्र में मतलब कॉर्टेक्स के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में स्टार्च ग्रेन्स सघन रूप से भरे रहते हैं और सलेष्मक नलिकाएं म्यूसिलेज कैनाल्स, सलेष्मक नलिकाएं म्यूसिलेज कैनाल्स पर्ण अनुपथ भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सलेष्मिक नलिकाओं की आंतरिक भित्ति अरीय रूप से दीर्घित सिक्रेटरी सेल्स की बनी होती है। मतलब कॉर्टेक्स क्या बता रहे हैं? तो साइकस का जो कॉर्टेक्स है, साइकस के स्टेम के कॉर्टेक्स में क्या होता है? स्टार्च ग्रेन्स सघन रूप से भरे रहते हैं
सलिष्मक नलिकाएं, म्यूसिलेज कैनाल्स, पर्ण अनुपत, लीफ ट्रेस भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखो ये जो है मैं दिखा रही हूँ, लीफ ट्रेसेस पाए जा रहे हैं, लीफ ट्रेसेस भी पाए जाते हैं। तो सलिष्मिक नलिकाओं की आंतरिक भित्ति अरीय रूप से दीर्घित सेक्रेटरी सेल्स, स्रावी कोशिकाओं की बनी होती है। तो कॉर्टिकल रीजन में, बलकुटी क्षेत्र में अनुदैर्घ्य रूप से कटे हुए मेखलाकार पर्ण अनुपत लीफ ट्रेसेस मिलते हैं। ये देख लो, गर्डल ट्रेस, और ये जो दिखाए हुए हैं आपको गर्डल ट्रेसेस मिलते हैं, लीफ ट्रेसेस मिलते हैं। साइकस के रेकस में 4 पर्ण अनुपत पाए जाते हैं, 2 प्रत्यक्ष तथा 2 अप्रत्यक्ष। तो अपन क्या देखते हैं, साइकस के रेकस में 4 पर्ण अनुपत प्रवेश करते हैं। ये देखो बेटा, साइकस का कर्ण स्तंभ में पर्ण अनुपत लीफ ट्रेसेस दिखाए गए हैं, वह मेखला अनुपत। एक तो मैं बता रही हूँ इनडायरेक्ट लीफ ट्रेसेस, ये देखना, दिस इज द इनडायरेक्ट लीफ ट्रेस एंड दिस इज द डायरेक्ट लीफ ट्रेस। ये जो है दिस इज द डायरेक्ट लीफ ट्रेस एंड दिस इज द इनडायरेक्ट लीफ ट्रेस। तो क्या बता रहे हैं, साइकस के रेकस में 4 पर्ण अनुपत पाए जाते हैं या प्रवेश करते हैं, 2 डायरेक्ट, 2 इनडायरेक्ट लीफ ट्रेस एंड 2 डायरेक्ट गर्डल ट्रेसेस। ठीक है, तो ये अनुपत बलकुट में बिखरे प्रतीत होते हैं और पर्ण अनुपत पत्ती लगने के स्थान पर, पर्ण अनुपत पत्ती लगने के स्थान पर प्रोटोजाइलम के सामने निर्मित होते हैं। तो सीधा पर्ण के आधार में प्रवेश करने के कारण ये सीधे पर्ण अनुपत कहलाते हैं। मतलब इसे अपन क्या कहते हैं, सीधा पर्ण के आधार में प्रवेश करने के कारण ये डायरेक्ट लीफ ट्रेसेस कहलाते हैं। तो व्हाट आर डायरेक्ट लीफ ट्रेसेस, मतलब सीधा पर्ण के आधार में प्रवेश करने के कारण ये सीधे पर्ण अनुपत कहलाते हैं। एक है मेखलाकार अथवा अप्रत्यक्ष पर्ण अनुपत गर्डल लीफ ट्रेसेस संवहन सिलेंडर का चक्कर काटकर अपने सामने वाली पर्ण में प्रवेश करते हैं। ये देखो, एक तो है इनडायरेक्ट लीफ ट्रेस, एक है डायरेक्ट लीफ ट्रेसेस। ठीक है, तो मेखला आकृति बनाने के कारण इन्हें मेखला पर्ण अनुपत गर्डल लीफ ट्रेस कहते हैं। और तने में एंडोडर्मिस तथा पेरिसाइकिल विभेदित नहीं होती है। तो अपन किसका कर रहे हैं, साइकस के तने का, साइकस के यंग स्टेम में पर्ण अनुपत एवं मेखला अनुपत का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं साइकस के स्टेम के बारे में। अभी पढ़ते हैं अपन कि साइकस के स्टेम का क्या होता है। द स्टेम इज इरेगुलर और वेवी इन आउटलाइन। साइकस के स्टेम को जब अपन देखते हैं तो द स्टेम ऑफ साइकस इज इरेगुलर और वेवी इन आउटलाइन due to because of an armor of leaf bases. And when we study the internal structure of the cycas stem, we find epidermis, cortex and vascular cylinder. तो epidermis के बारे में डिस्क्राइब करोगे तो लिखोगे it is the outermost single layered short lived and incomplete because of the presence of a large number of persistent leaf bases. Epidermis is covered by thick cuticle. Epidermis is covered by thick cuticle. Now cortex. The cortex forms a major part of the stem and consists of thin-walled parenchymatous cells. The cortical cells of the cycas stem are rich in starch grains. मतलब जो साइकस के स्टेम में कॉर्टेक्स है उसमें स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। एंड दिस जोन मतलब cortical zone is traversed by a number of mucilage canals
communicating with those in the pith through medullary rays. The inner wall of the mucilaginous canals is made up of radially elongated secretory cells. So this is the cortex of cycas. And now we study about the endodermis and pericycle. The inner layer of the cortex is endodermis and it is followed by pericycle. This is the, now I'm sharing one slide also with you. Another slide about cycas. ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया. अब वेस्कुलर सिलेंडर, संवहनी सिलेंडर कैसा होता है साइकस के तरुण स्तंभ में, साइकस के यंग स्तंभ में. तो यह वेस्कुलर सिलेंडर वल्कुट की तुलना में छोटा होता है. इस क्षेत्र में कई संवहन पूल वलय के रूप में मिलते हैं. तो रंभ स्टील एक्टोफ्लोइक साइफेनोस्टील प्रकार का होता है. जो रंभ है वही फ्लोएमी नालरंभ प्रकार का होता है. तो साइकस के तरुण स्तंभ का जब अपन अध्ययन करते हैं तो देखते हैं संवहन पूल संयुक्त कॉन्जॉइंट समपार्श्विक कोलेट्रल अंतः आदिदारुक एंडार्क एवं वर्धी होते हैं. संवहन पूलों के मध्य मृदुत्कीय मज्जा रश्मियां पाई जाती हैं. जाइलम वाहिकाओं तथा फ्लोएम में सह कोशिकाओं का कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है. जाइलम व फ्लोएम के मध्य अल्पजीवी एधा पतली पट्टी के रूप में स्थित होती है. तो स्तंभ के केंद्र में मृदुत्कीय मज्जा होती है जिसमें मंड तथा सलेष्मिक म्यूसिलेजिनस कैनाल्स उपस्थित रहती हैं. अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन साइकस. साइकस में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है. तो साइकस के तने में द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री तने के समान होती है. अंतरापूलीय इंटरफेसिकुलर तथा अंतःपूलीय इंट्राफेसिकुलर एधा कैम्बियम मिलकर एक वलय का निर्माण करते हैं जो अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम तथा बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनाती है. एधा की सक्रियता कुछ अवधि बाद समाप्त हो जाती है तथा वल्कुट एवं परिरंभ की कोशिकाएं विभाजनशील होकर एधा का दूसरा चक्र बनाते हैं. इसी प्रकार दूसरे चक्र की सक्रियता समाप्त होने पर एधा का तीसरा चक्र बनता है. इस प्रकार बनी एधा अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम तथा बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करती है. अब चैम्बरलेन के अनुसार साइकस पेक्टिनेटा में एधा के 20 से भी अधिक वलय बनते हैं तथा जाइलम व फ्लोएम सकेंद्रीय वलय कॉन्सेंट्रिक रिंग के रूप में मिलते हैं. तो अपन ये देखा अपन ने साइकस में कैसे सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है. तो in cycas how the secondary growth occurs. So secondary thickening takes place in the same manner as in dicotyledon stem. Interfascicular cambium strips evolved between the two vascular bundles joined with the intrafascicular cambium strips and as such a complete ring of cambium is formed. आप जानते हो the interfascicular cambium and the intrafascicular cambium join with each other to form a complete ring of cambium, and this cambium ring cuts off secondary xylem on the inner side and secondary phloem on the outer side. So secondary xylem is cut off towards the inner side and secondary phloem on the outer side, and multiseriate bordered pits are present on the walls of the secondary xylem. The primary cambium are short-lived and the activity of the primary cambium ceases after a short time. When the primary cambium becomes inactive, secondary cambium develops in pericycle or cortex and produces cortical cylinders.
This may be superseded by a third. Thus, in some cases, a large number of concentric rings of vascular tissues are formed. अब बेटा कोई आपकी क्वेरी है तो पूछ लो. कल अपन साइकस में रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. कोई भी क्वेरी है तो पूछो. कोई किसी को क्वेरी पूछनी है, कुछ पूछना है बेटा? मैम आप नोट सेंड कर, फोटो सेंड कर देना चैप्टर की. अच्छा अभी बुक नहीं है क्या आप लोगों के पास? अभी बुक नहीं है बेटा? नो मैम. ठीक है, मैं कर दूंगी आपको, आज ही कर दूंगी. ठीक है, साइकस वाले के नोट्स की वो कर दूंगी मैं आपको सेंड. इंग्लिश में भी. हाँ इंग्लिश में भी कर देंगे बेटा और हिंदी में भी कर देंगे आपको. ठीक है, साइकस के करने हैं ना, वो कर देंगे. मैं आज ही कर दूंगी आपको साइकस का. और किसी को प्रॉब्लम है, किसी को और कुछ समझ आए इसमें तो पूछ लो आप साइकस में कल, क्योंकि अपन रिप्रोडक्शन का स्टार्ट कर देंगे. साइकस का रिप्रोडक्शन. साइकस की रैचोसॉल स्टार्ट करेंगे. साइकस की रैचेस है, साइकस की लीफलेट है. इसका डायग्राम भी देखेंगे. कुछ अभी स्टार्टिंग ही है तो कुछ और पूछना है तो पूछ लो आप. अच्छा फिर मैं आपको साइकस का और आगे चल के एक डायग्राम वो बताते हैं. साइकस की रैकेस के बारे में या साइकस की लीफ के बारे में बात करते हैं अपन. तो साइकस की पत्ती की आंतरिक संरचना का वर्णक, मतलब साइकस की पत्ती की बात कर रहे हैं, लीफ ऑफ साइकस. तो पत्ती की आंतरिक संरचना का वर्णन दो शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है. तो रैकेस है और पर्णक है. तो पत्ती में क्या पाया जाता है? रैकेस है. और रैकेस की अनुप्रस्थ काट में पर्णवृंत अथवा रैकेस बाइकॉन्वेक्स या दीर्घित बेलनाकार दिखाई देते हैं. रैकेस में मिलने वाले ऊतक हैं, एक तो बेटा है एपिडर्मिस, एक है हाइपोडर्मिस, एक ग्राउंड टिश्यू व वैस्कुलर बंडल. तो भाई ये त्वचा कैसी होती है? एपिडर्मिस, यह मोटी क्यूटिकल से ढकी भारी धसे हुए रंध्र संकन स्टोमेटा युक्त एकल स्तरीय परत है. प्रत्येक रंध्र दो द्वार कोशिकाओं तथा दो सहायक कोशिकाओं युक्त होते हैं. इसी प्रकार हाइपोडर्मिस, यह एपिडर्मिस के नीचे स्थित बहुपर्तीय भाग है. इसमें बाहर हरित ऊतक क्लोरेन्काइमा तथा आंतरिक स्क्लेरेन्काइमा तथा आंतरिक 4 या 5 परतें स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती हैं. इसी प्रकार ग्राउंड टिश्यू भरण ऊतक पेरेन्काइमा भाग में यह श्लेष्म नलिका युक्त होता है, म्यूसिलेज कैनाल युक्त होता है. लास्ट है वेस्कुलर बंडल संवहन पूल. तो ये भरण ऊतक में उल्टे ओमेगा आकृति रूप में व्यवस्थित होते हैं. तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं साइकिल